आज रसोई में मेरा पहला दिन था। मेरी शादी को अभी 15-20 दिन ही गुजरे थे। एक तो मैं पहले से ही घबराई हुई थी। ससुराल में खाना बनाना मानो एक जंग लड़ने के बराबर होता है। मैं हर काम बहुत अच्छे से कर रही थी। मैंने खाना भी बहुत अच्छा सा बनाया था। मैंने अपने हाथों से बनाई हुई सभी चीज़ों को बारी बारी से चखा। खाना बहुत अच्छा बना था। खाना डाइनिंग टेबल पर लगाकर मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। मैं चुपके से एक कटोरी में खीर ली और खाने लगी। पर जैसे ही वह खीर मैंने मुंह में रखी, मेरे मुंह से एक चीख निकल गई, क्योंकि उस खीर में तो आज खुशी आशियाना पूरी खूबसूरती के साथ जगमगा रहा था। चारों तरफ खूबसूरत लाइटों की रोशनी बिखरी हुई थी, जिसकी रोशनी में खुशी आशियाना के दरो दीवार नहाए हुए थे। आज खुशी आशियाना एक महल की तरह सजाया गया था। चारों तरफ गहमा गहमी थी। खुशी आशियाना के अंदर के कमरे फूलों से सजाए गए थे। स्टेज की रेलिंग को भी फूलों से ढक दिया गया था। चारों तरफ तरह तरह के परफ्यूम्स और फूलों की मिलीजुली खुशबू खुशी के दिलो दिमाग पर छा गई थी। सच तो ये था कि खुशी को आज जो खुशी मिली थी, उसमें वह दीवानी सी हुई जा रही थी। वह अपने बेडरूम में विंडो के शीशे से बाहर देख रही थी कि सब लोग कैसे जल्दी जल्दी तैयारी में लगे हुए हैं। तभी उसने अपने पापा को गाड़ी में बैठकर कहीं जाते देखा। उसके दिमाग में सवाल कौंध रहा था। अब फिर सोचा कि काश भाई यहाँ होता तो पापा को कितनी सहूलियत होती। उन्हें इतना ज़्यादा काम ना करना पड़ता। दरअसल आज खुशी की शादी का दिन है। खुशी आशियाना ही खुशी का घर है। खुशी दुल्हन के जोड़े में सजी धजी अपने कमरे में बैठी बारात आने का इंतज़ार कर रही है। अभी वह आईने में खुद को निहारने बैठी ही थी कि कहीं उसके सजने संवरने में कोई कमी तो नहीं रह गई। लेकिन अचानक ही उसकी आंखों में पानी आ गया। आज खुशी बहुत खुश होते हुए भी कुछ उदास है। उसके माँ पापा ने बचपन से लेकर आज तक उसके लिए कोई कमी नहीं होने दी। आज उसकी शादी है, वह भी उसकी मर्जी से, पर न जाने क्यों उसके मन के अंदर से बहुत उदासी है। सबसे ज़्यादा तो वह अपने माँ बाबा को देखकर खुश हो रही है। ये एक ऐसी फैमिली है जहाँ सब एक दूसरे की खुशी से खुश होते हैं। ना कोई लड़ाई ना झगड़ा, आपस में प्यार से रहते हैं। पर अचानक एक हफ्ते पहले कुछ ऐसा हुआ कि उसका लाडला भाई घर छोड़कर चला गया। और यही वजह थी कि आज इतनी खुशी के बावजूद भी खुशी की आंखें नम थीं। उसे रह रह के अपने भाई की कमी महसूस दे रही थी। शादी ना होती तो भी उसे इतना ही कम होता। आईने के सामने वह खुद को निहारे जा रही थी और यूं ही बैठे बैठे वह बचपन की यादों में गुम हो गई। जब से उसने होश संभाला था, उसने अपने आप को अपनी माँ से ज़्यादा अपने भाई की गोद में पाया था। जैसे फैसल उसका भाई ना हो, उसकी माँ हो। उन दोनों का प्यार भाई बहन से बहुत ऊपर था। हाँ, अभी कुछ सालों की बात ही तो है जब भाई मुझे कॉलेज लेने भी जाते और छोड़ने भी। कहीं कोई लड़का मेरे साथ बदतमीज़ी न करे। बचपन से ही मैंने माँ बाबा से ज़्यादा अपने भाई की उंगली पकड़ कर चलना सीखा था। भाई के हाथ से खाती, भाई के साथ खेलती, भाई से कभी लड़ाई हुई ही नहीं थी। मुझे आज भी याद है, माँ ने मुझे बताया था कि फैसल भाई जब छोटे थे तो वे अपने आप को घर में तन्हा महसूस करते थे, क्योंकि मेरे दादा दादी भी कम उम्र में ही चल बसे थे और घर में कोई चाचा चाची ताऊ ताई भी नहीं थे कि जिनके बच्चों के साथ फैसल खेला करते। माँ पापा उन्हें बाहर जाने नहीं देते थे कि बाहर का माहौल अच्छा नहीं था, इसलिए वे घर में तन्हा रहते। माँ पापा उन्हें हर तरह के खिलौने लाकर दे रखे थे। बस उन्हीं के साथ खेल खेल कर वह अपना टाइम पास करते थे। माँ पापा भी कोशिश कर रहे थे कि एक बच्चे घर में आ जाए तो फैसल का दिल बहले, पर ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। फिर एक दिन मैं इस दुनिया में आई। तब तक भाई की उम्र 7 साल हो चुकी थी। पापा ने जब मुझे फैसल भाई की गोद में दिया तो फैसल भाई बड़ी हैरानी से मुझे देख रहे थे और मुझे हाथ लगाते हुए भी जैसे डर रहे थे। उन्हें मैं एक खिलौना लग रही थी। वह मुझे देखकर बहुत एक्साइट थे। उन्होंने मेरी नाक ज़ोर से दबा दी तो पापा ने थोड़ा ज़ोर से बोल दिया कि नहीं, ऐसे नहीं करते, छोटी सी है। इसी बात पर फैसल भाई तो रोने लगे। वह घबराकर एकदम पीछे हटे और मुझे भी अपने से दूर कर दिया। फिर माँ ने उन्हें अपने पास बुलाकर अपने सीने से लगाकर खूब प्यार किया और समझाया, ये तुम्हारी छोटा सा खिलौना है, तुम इसे खूब खेला करना, खेलोगे ना। फैसल भाई ने भी रोते रोते हाँ में गर्दन हिला दी। माँ ने पूछा, क्या तुम्हें ये खिलौना अच्छा लगा? तो वह खुशी खुशी बोले, हाँ माँ, मुझे बहुत पसंद है, अब मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। माँ ने कहा, हाँ, ये तुम्हारा ही है, ये तुम्हारी छोटी बहन है। धीरे धीरे भाई भी रिश्तों को समझने लगे थे। अब उन्हें समझ में आ गया था कि मैं कोई खिलौना नहीं बल्कि उनकी छोटी बहन हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी तब भी वे मुझे बहुत प्यार करते थे।
और जब मैं बड़ी हुई तब भी वे मुझे छोटी सी गुड़िया की तरह ही प्यार करते थे। पर अभी 1 महीने से भाई कुछ परेशान से थे। मुझे नहीं पता पापा और भाई के बीच में क्या हुआ था। माँ ने मुझे कुछ नहीं बताया था क्योंकि मेरी शादी पक्की हो चुकी थी। माँ नहीं चाहती थी मैं किसी भी तरह की टेंशन लूँ। पर मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी की बात थी कि मेरा भाई घर छोड़कर चला गया था। पर आज सुबह मैंने माँ को कसम देकर पूछा तो माँ ने बताया कि तुम्हारा भाई किसी लड़की से शादी करना चाहता है जो एक अच्छे चाल चलन की लड़की नहीं है। वह ज़रूर तुम्हारे भाई को धोखा दे रही है। तुम्हारे पापा ने उस लड़की के बारे में सारी मालूमात भी करी है। वह लड़की अच्छी नहीं है, ना वे तुम्हारे भाई के काबिल है, ना हमारे घर के लायक है। पर जब तुम्हारे पापा ने फैसल को समझाया तो वह नाराज़ होकर ये कहकर घर से चला गया कि वह अब कभी नहीं लौटेगा। बताओ इसमें तुम्हारे पापा की क्या गलती। मैंने माँ को समझाया कि मैं भाई से बात करके उन्हें समझाऊंगी। पर मैंने भाई को फ़ोन किया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। मैं किसी भी तरह अपने भाई को वापस लाना चाहती थी। मैं यही सब सोच रही थी कि अचानक मम्मी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, जिससे मैं ख्यालों से बाहर आई। खुशी बेटा, तुम तैयार हो गई ना? बस बारात पहुंचने ही वाली है। तुम्हारी होने वाली सास का फ़ोन आया था। मम्मी के अंदर आते ही पीछे पीछे पापा भी आ गए और आते ही मुझे सीने से लगा लिया। इस खुशी भरे माहौल में मैं भी अपने आंसू न रोक सकी। मैं पापा से लिपट कर रोने लगी। तभी मम्मी ने मेरे हाथ पर एक बॉक्स रखते हुए मुझसे कहा, बेटा ये शादी के बाद तुम्हारे काम आएगा। मैंने पूछा, माँ ये क्या है? तो मेरी माँ बोली, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक ऐसा उपहार है जो शुरुआती ज़िंदगी में तुम्हारे कदम कदम पर काम आएगा। ये एक ऐसी कुंजी है जो हर एक बहू के पास होनी चाहिए। हमने तो तुम्हें संस्कार और तहजीब दी है, उसका दामन कभी मत छोड़ना। ससुराल में सभी तरह की बातें होती हैं, उन्हें प्यार और समझदारी से सुलझाने की कोशिश करना। लड़ने झगड़ने से सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होता। इस बॉक्स के अंदर तरह तरह के व्यंजन बनाने की रेसिपीज़ हैं। ये मेरी माँ ने मुझे मेरी शादी पर गिफ्ट किया था। तब हमारे ज़माने में फ़ोन तो होते ही नहीं थे, तो मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत से उपहार सोचे थे, पर उन्हें सबसे अच्छा उपहार यही सोचा था। और उन्होंने इसमें हर तरह का खाना, नाश्ता, डिनर सबकी रेसिपी लिखकर मुझे गिफ्ट किया था, ताकि किचन के रास्ते मैं सबके दिलों में उतर सकूं। बस तुम्हें भी यही करना है। ससुराल वालों को, खासकर अपनी सास ससुर को, अपने पति को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाना। देखो सब तुम्हारे कैसे दीवाने बन जाएंगे। फिर मैंने पापा की तरफ देखा। पापा ने कहा, एक गिफ्ट मेरी तरफ से भी है, पर उसके लिए तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी। मैंने जल्दी से आंखें बंद की कि पापा मेरे लिए क्या लाए होंगे। हालांकि ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा था जब मेरे पापा मेरे लिए गिफ्ट ना लाते हों, पर आज मेरे लिए एक स्पेशल दिन था, तो पापा का गिफ्ट भी तो स्पेशल ही होगा ना। बस यही एक्साइटमेंट में मैंने अपनी आंखें बंद की। फिर पापा ने मुझे आंख खोलने को कहा, तो मैं जैसे ही आंख खोली, सामने मेरे भाई फैसल खड़े थे। उन्हें देखकर तो मेरी चीख ही निकल गई और मैं ज़ोर से उन्हें लिपट गई। हम दोनों भाई बहन एक दूसरे से लिपट कर खूब रोए। मैंने भाई के सीने पर ज़ोर से घूंसा मारा। ये भी कोई टाइम होता है घर छोड़कर जाने का। घर में शादी है, पापा काम में लगे हैं और तुम नाराज़। उन्होंने भी धीरे से मेरे मुंह पर एक चपत लगाते हुए कहा, पगली, मैं बाहर कहाँ था? मैं तो जानबूझकर तेरे सामने नहीं आया था। मैं 3 दिन पहले ही घर में आ चुका था। बस ये सरप्राइज़ हमने प्लान किया था कि शादी वाले दिन मैं तेरे सामने आऊँगा। तू ही थोड़ी अपने माँ बाप की लाडली है, मैं भी अपने माँ बाप का बेटा हूँ। एक लड़की के लिए क्या मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ दूँगा? चारों एक दूसरे से लिपट गए। तभी पटाखे की आवाज़ का शोर हुआ और शोर हुआ कि बारात आ गई। पापा मम्मी जल्दी से नीचे की तरफ भागे। मैं भाई से बोली, भाई मुझे अब डर सा लग रहा है। मेरा भाई बोला, इसमें डरने की क्या बात है, सभी की शादी होती है। बस जो माँ पापा ने बताया है उसकी पूरी मजबूती के साथ पकड़े रहना। जब भी कोई परेशानी हो बस अपने भाई को आवाज़ लगा देना, मैं फ़ौरन तेरे पास दौड़ा दौड़ा चला आऊँगा। वैसे तो देखना अरमान भाई तुझे दुनिया की हर खुशी देंगे, वह तेरे हर कदम पर साथ होंगे। और इस तरह से खुशी शादी होकर अपने ससुराल करीम विला पहुंच गई। उसने गाड़ी की विंडो से देखा, करीम विला अपनी शान और शौकत अपनी ज़ुबानी बोल रहा था। गाड़ी करीम विला के अंदर जा रही थी और सारे नौकर कतार में लगे हुए थे। मेरी 2 नंदें थीं, दोनों की ही शादी हो चुकी थी। इसके अलावा मेरी एक जेठानी भी थी। जब से मेरा रिश्ता अरमान से जुड़ा था तब से मेरी जिठानी कम सहेली ज़्यादा हो गई थी। मेरी सास भी एक रोबदार औरत थी। घर के सारे फैसले वह खुद ही किया करती थी, क्योंकि मेरे ससुर शाह करीम तो सारा दिन ऑफिस में लगे रहते थे। उनकी और उनके बेटों की मेहनत का ही नतीजा था कि वे शहर के नामी ग्रामी लोगों में गिने जाते थे।
यहाँ तक कि अब उनका कारोबार विदेश तक पहुँच चुका था। मैं अपनी सोचों में गुम घूंघट में मुंह छुपाए गाड़ी में बैठी थी। तभी चहचहाती हुई मेरी नंदे और जेठानी गाड़ी के पास आईं और अरमान से नेक मांगने लगीं। उन तीनों ने अरमान को घेरा हुआ था और न जाने क्या क्या हंसी मजाक की लड़ाई उनके बीच हो रही थी। फिर मेरी जेठानी ने मेरे पास आकर धीरे से गाड़ी से मुझे उतारा और मुझे ड्राइंग रूम में बिठा दिया गया। घर में काफ़ी मेहमान आए हुए थे। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मेरी सांसें तेज़ तेज़ चल रही थी और दिल मेरा ऐसे धड़क रहा था कि जैसे बस अभी सीने से बाहर आ जाएगा। तभी मेरी सास वहाँ आईं और मेरे सर पर हाथ रखकर मेरे पास बैठ गईं। चारों तरफ से औरतों के अपने अपने सुझाव मेरी सास के पास तक आ रहे थे। मेरी सास बिल्कुल खामोश थीं, जैसे उन्हें किसी की सलाह से कोई मतलब ही ना हो। और फिर वहाँ की जो रस्में थीं वह अदा की गईं और जल्दी मुझे मेरे कमरे में पहुँचा दिया गया। फिर इसी तरह एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई। मुझे अगली सुबह जब मेरी आँख खुली, वह सुबह मुझे बहुत खूबसूरत लगी। मैंने देखा अरमान अभी तक सोए हुए हैं। मैं धीरे से उठी और जल्दी से नहा धोकर तैयार होने लगी तो मेरी जेठानी ने दरवाजे पर नॉक किया। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला तो मेरी जेठानी सालेहा कमरे के अंदर आ गईं और मुझे मेरी सास और नंदों के बारे में कहने लगी कि देवरानी जी ज़रा संभल कर रहना, सासू माँ बड़े टेढ़े मिजाज की हैं और नंदे तो बड़ी चालाक। जबकि मैंने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था, पर मुझे लगा जो जैसा होगा वो मेरे सामने आ ही जाएगा। और एक तरह मुझे उनकी बात अच्छी भी नहीं लगी थी। मुझे समझाकर वह चली गईं। मैं तैयार हो चुकी थी। अरमान भी उठ गए थे। अरमान ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठा लिया और फिर थोड़ी देर के लिए हम एक दूसरे में जैसे खो गए थे। अगले दिन रिसेप्शन था। रिसेप्शन पूरी रात चला। मेरे घर से भी मेरी पूरी फैमिली आई हुई थी। अगले दिन मैं अपने मम्मी पापा के साथ अपने घर चली गई और एक रात के लिए मेरे मम्मी पापा ने मुझे रोक लिया। फिर अरमान मुझे लेने के लिए मेरे घर आ गए। उनके साथ उनके मम्मी पापा, मेरी नंदे और जेठानी भी थी। हमारे घर में ही जूता चुराई की रस्म भी हुई। एक हफ्ते तक लगातार रस्म रिवाज का प्रोग्राम और आना जाना ससुराल से मैका और मैके से ससुराल तक का लगा रहा। इसके बाद सभी रस्में भी पूरी हो चुकी थी और शादी को करीब 15-20 दिन गुजर चुके थे। आज किचन में मेरा पहला दिन था। मम्मी के कहे मुताबिक मैंने अपनी रेसिपी बुक निकाली और जो कुछ भी बनाना था उसमें से देखते हुए मैं बनाने लगी। करीब 10-15 लोगों का खाना बनना था, जिसमें बिरयानी, कबाब, कोरमा, पनीर, खीर आदि थे। इतना सारा खाना बनाने की ना मुझे आदत थी और ना ही मेरे अंदर हिम्मत। जब मेरी सास ने मुझे ही सारी चीज़ बनाने को कहा तो मैं एकदम से अंदर तक सहम गई कि 5 घंटे के अंदर मैं इतना सारा खाना कैसे बना पाऊँगी। पर जैसे ही मैं किचन में पहुंची, सारे नौकर मेरे पास ही थे। बस मैंने भी कमान संभाली और लग गई। करीब 5 घंटे की मशक्क़त के बाद सारी डिशेज तैयार हो चुकी थी। अब मैंने सोचा एक बार खाना चख लूँ, तो मैंने अपने कॉलर खुद ही हिला डाले। खाना वाकई में बहुत अच्छा बना था। मुझे अपने आप पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मुझे माँ की कही बात याद आई और इस बात पर यकीन हुआ कि वाकई मैं जब मेरे पति अरमान और मेरे सास ससुर ये खाना खाएंगे तो वे बहुत खुश होंगे। अब टाइम आ चुका था डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने का। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तभी मेरी सास आई और बोली कि मैं जाकर तैयार हो जाऊं, क्योंकि अरमान के एक दोस्त भी उनके साथ आने वाले हैं, इसलिए ये सारा खाना नौकर लगा लेंगे। मैं अपनी सास के कहने पर तैयार होने के लिए चली गई। जब मैं नीचे आई तो खाना टेबल पर लग चुका था। मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी और मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। टेबल पर खीर की डिश रखी हुई थी। मैंने जायज़ा लिया कि आसपास कोई भी नहीं था। मैंने एक बाउल में खीर निकाली और अपने कमरे में लेकर खाने के लिए चली गई। मैंने जैसे ही खीर का एक चम्मच मुंह में रखा तो मैं समझ ही नहीं पाई कि ये कैसे हुआ। खीर के अंदर मिठास से ज़्यादा नमक की कड़वाहट थी। मेरी समझ में नहीं आया था कि ये सब कैसे हुआ। कुछ देर पहले ही तो मैंने सारा खाना टेस्ट किया था और खाना लाजवाब बना था, पर अभी खीर में नमक कहाँ से आ गया। मैं तेज़ी से नीचे आई और मैं बारी बारी से सारे डिशेज को टेस्ट किया। खाने का टेस्ट एकदम बदल चुका था। किसी में तीखा बहुत ज़्यादा हो गया था। पनीर के अंदर नमक भर चुका था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ये सब हुआ कैसे। मैं जल्दी से अरमान को फ़ोन किया। अरमान ने बताया वे 1 घंटे बाद घर पहुंचने वाले हैं। मैंने सोचा कि चलो अभी 1 घंटा है। मैं फटाफट माँ को फ़ोन किया और उन्हें सारी बात बताई। माँ ने मुझे कुछ तरकीब बताई। मेरी माँ का घर मेरी ससुराल से ज़्यादा दूर नहीं था। आधा घंटे बाद ही मेरा भाई काफ़ी सारा खाने का सामान लेकर मेरे घर पहुँच गया। मेरी सासू माँ अपने कमरे में ही थी। मैंने फटाफट से वह सारा खाना
खाने का सामान टेबल पर लगवा दिया। दरअसल मेरी माँ ने भाई से कहकर वह सारा खाना जो मैंने बनाया था वही खाना एक होटल से ख़रीद कर मुझे भिजवाया था, जिस किसी को शक न हो कि ये खाना मैंने नहीं बनाया। नौकरों की मदद से मैंने पहले वाला खाना एक तरफ हटाकर दोबारा से खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। तभी अरमान और ससुर जी भी घर आ गए और उनके साथ उनके दोस्त भी थे। खाना सबको बहुत अच्छा लगा, साथ में मुझे तारीफ़ों के साथ नेक भी मिला। धीरे धीरे मैंने पूरा किचन संभाल लिया, पर जब भी मैं किचन में जाती कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती। अब मुझे लगने लगा था कि कोई ना कोई ये जानबूझकर कर रहा है। मैं सोचती रहती कि मैं ये सब किससे कहूँ। माँ से कहूँगी तो वह भी परेशान होंगी, इसलिए मैंने इस परेशानी को खुद ही हल करना चाहा। मेरे ससुर जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। मेरी सास और मैं उनका पूरा ख्याल रखते थे। अब मेरे ससुर घर पर ही रहने लगे थे। अरमान सुबह से जाकर रात तक ही आ पाते थे। ससुर जी के लंच का टाइम हो गया था। मैंने उनके लिए जल्दी जल्दी सूप तैयार किया। सूप को बोल में पलटकर जाने लगी, तभी मेरी सास आई और बोली, बहू तुम्हारा फ़ोन है, तुम जाओ फ़ोन सुन लो, सूप मैं ले जाती हूँ। मैंने फ़ोन देखा तो मेरे फ़ोन पर अरमान की कॉल थी। मैं किचन में गई तो सासू माँ सूप ले जा चुकी थी। पापा जी ने जैसे ही सूप पिया उन्हें गुस्सा आ गया और कहा, किसने बनाया है। गुस्से में उन्होंने प्याला टेबल पर पटक दिया और मेरी सासू माँ मुझ पर बरस पड़ी। मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कौन मेरे खाने को ख़राब कर रहा है। अब से सासू माँ अपनी निगरानी में ही ससुर जी को खाना बनवा कर खिलाती। अब तो मेरे साथ अक्सर होने लगा था। अक्सर मेरे कई किए हुए काम बिगड़ जाते। फिर एक दिन अरमान ने मुझसे कहा कि कल उसके कुछ दोस्त डिनर पर आने वाले हैं और वे ख़ास मेरे हाथों से ही बना खाना खाना चाहते हैं। ये सुनकर मुझे टेंशन होने लगी, क्योंकि मैं ये समझ चुकी थी कि इस घर में कोई तो है जो मेरे पीछे पड़ा है, जो मेरे किए हर काम को ख़राब कर रहा है, मेरे बने खाने को ख़राब कर रहा है। मीठे में नमक मिला देता है, सब्ज़ी में तीखा बढ़ा देता है। आखिर कौन है, कौन? बस मैं यही सोचती रही। मुझे किसी पर शक भी नहीं था, पर फिर भी मैं अब सब पर नज़र रखने शुरू कर दी थी। मैंने सोचा क्यों ना कल का खाना मैं अपनी जेठानी से बनवा लूँ। पर मेरी जेठानी तो किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती थी। वह तो महारानियों की तरह या तो अपने रूम में फ़ोन पर बातें करने में लगी रहती या किटी पार्टी में बिज़ी रहती। उनका होना न होना एक बराबर था। शादी से पहले तो वह मेरे साथ एक दोस्त की तरह से रहती थी, पर अब कभी उन्होंने मेरा किसी काम में हाथ नहीं बटाया था। मेरी सास भी मुझसे कम ही बात करती थी। मुझे उनसे कोई शिकायत भी नहीं थी, पर कभी कभी मुझे शक होता कि यह सब कुछ कहीं मेरी सास का ही तो किया धरा नहीं है, क्योंकि जब भी मैं खाना तैयार करती हूँ मेरी सास किचन में आती ज़रूर हैं और तभी ये सब कुछ हो जाता है। मैं अपनी सास पर नज़र रखे हुए थी। मैं अब जल्द से जल्द इस मामले का हल चाहती थी। मैं कल के लिए खाने की प्लानिंग की और वही रेसिपीज़ मैंने होटल के लिए भी सिलेक्ट कर ली थी कि अगर फिर से खाना ख़राब होता है तभी मैं होटल से ऑर्डर कर दूँगी। शाम तक मैं सारा खाना बनाकर रेडी होने चली गई। अरमान का फ़ोन आया कि बस वह निकल ही रहे हैं। मैं भी जल्दी से तैयार होकर नीचे आ गई। आकर मैंने खाना चेक किया तो फिर वही गड़बड़। रसमलाई में नमक डाल दिया गया था और चिकन में चीनी डाल दी गई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा अब तो मुझे अरमान से बात करनी ही होगी, पर क्या अरमान मेरी बात का यकीन करेंगे? अपनी प्लानिंग के मुताबिक मैंने खाना ऑर्डर करने के लिए अपने कमरे में चली गई, पर जैसे ही मैं नीचे आई मैंने देखा अरमान आ चुके थे। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। अरमान हंसते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। वे अपने दोस्तों के साथ बातों में बिजी थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये खाना अब चेंज कैसे करूं। मैंने अरमान से खाना ठंडे होने का बहाना किया, पर उन्होंने मुझे रोक दिया और जल्दी जल्दी बिरयानी अपनी प्लेट में निकालने लगे। उनके दोस्तों ने भी खाना शुरू कर दिया था। मेरी आंखें धीरे 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 जैसे बाहर आ रही थी। घबराहट के मारे मेरा दिल ज़ोरों से धक धक कर रहा था कि अब अरमान की इंसल्ट होगी तो अरमान मुझ पर कैसे बरसेंगे। पर जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया अरमान के एक दोस्त ने कहा, वाह भाभी मज़ा आ गया। मैंने सोचा अरमान के दोस्त झूठ कह रहे हैं। मैंने अरमान के चेहरे का जायज़ा लिया। अरमान के चेहरे पर भी खुशी छाई हुई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था इतना ख़राब खाना वे इतना मज़ा लेकर कैसे खा रहे हैं। मैं अरमान से कुछ ना कह सकी, बस उनके दोस्तों के जाने का इंतज़ार करने लगी। जब अरमान के दोस्त चले गए तो मैं अरमान के साथ कमरे में पहुंची और बातों ही बातों में अरमान से पूछा, खाना आपको ठीक लगा? तो अरमान ने खुशी से जवाब दिया कि हाँ, खाना बहुत अच्छा बना था। वाकई खुशी, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगली सुबह 8 बजे डाइनिंग टेबल पर सबके लिए नाश्ता रेडी था।
हम पूरी फैमिली एक साथ ही नाश्ता करते। जैसे ही सब लोग नाश्ता करने के लिए बैठे, मेरे ससुर जी बोले, बहू आज नाश्ता किसने बनाया है? मैं सुनकर हैरान थी, क्योंकि ससुर जी भी जानते थे कि घर में खाना मैं ही बनाती हूँ। वे जानते थे क्यों उनकी बड़ी बहू किसी काम में हाथ नहीं बटाती है। फिर भी न जाने क्यों ये सवाल कर रहे थे। तो मैं भी उनके सवाल का जवाब दे रही थी कि पापा जी नाश्ता मैंने ही बनाया है। तब ससुर जी ने सबके सामने मुझसे सवाल किया, अरे खुशी, तुम्हारे खाने में मीठे में नमक और नमक में मीठा क्यों हो जाता है? क्या तुमने ये जानने की कोशिश नहीं की? मेरे चेहरे पर पसीना आ रहा था कि आज तो सुबह सुबह मेरी क्लास लग गई थी। मैं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी और इस मुसीबत में थी कि मैं इस बात को किससे शेयर करूं, क्योंकि इस फैमिली में कोई भी एक दूसरे के बारे में कोई बुराई नहीं सुनता था। हालांकि अरमान मेरे पति थे, फिर भी उनसे ये सब कहने की मेरी हिम्मत नहीं हुई थी। पर आज तो सबके सामने ही मुझसे ये सवाल किया जा रहा था। अब इस बात पर मैं खामोश थी। मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मेरे ससुर जी ने मुझे हलवा कटोरी में निकालने के लिए बोला। मैं थोड़ा सा हलवा निकाल कर ससुर जी को दिया। उन्होंने कहा, नहीं, ये तुम अपनी जेठानी को दो। वह मुझसे जो कह रहे थे मैं करती जा रही थी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनकी तरफ देख भी सकूं। मैं हलवा अपनी जेठानी को दिया। ससुर जी ने यह हलवा जेठानी जी को खाने को कहा और कहा कि इसे पूरा खाएं। सभी से थोड़ा थोड़ा हलवा खाने के लिए कहा। सभी ने हलवा खाया। जैसे ही हलवा मुंह में रखा, उसमें बहुत तेज़ नमक था। घबराहट और गुस्से के मेरा बुरा हाल था। अब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं वापस किचन में जाऊं और वहां पर रखा हुआ हलवा लेकर आऊं। मैंने ऐसा ही किया। मैंने लाकर कटोरी उनको दे दी। उन्होंने कहा, नहीं, ये भी तुम सब खाओ। सभी ने उस हलवे को खाया तो वह एकदम मीठा था और बहुत टेस्टी भी। मेरे ससुर जी ने कहा, ऐसा 2 तरह का हलवा क्यों बनाती हो? मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। अरमान मेरी तरफ देख रहे थे और मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी अरमान मेरी साइड लेते हुए बोले, पापा क्या बात है, खुलकर बताइए ना। तभी मेरे ससुर जी बोले कि मैं तो आज तक ये समझता था कि मेरे परिवार की जड़ें बहुत मजबूत हैं। अरमान के बड़े भाई रहमान भी बोले, जो कभी परिवार के किसी मुद्दे पर बात भी नहीं करते थे, कि पापा जो भी है खुलकर और साफ साफ बता दीजिए, आखिर घर में कुछ हुआ है क्या? तभी ससुर जी ने अपने लैपटॉप मंगाकर उस पर एक छोटा सा क्लिप दिखाया, जिसमें खुशी की जेठानी यानी बड़ी बहू डाइनिंग टेबल पर रखे हुए खाने में नमक मिर्च मिलाने पर लगी हुई है। ये देखकर तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं और खुद जेठानी जी वहां से उठकर भागने लगीं, तो ससुर जी ने उन्हें वहीं बैठने का आदेश सुना दिया। उनके पास सब अब बचने का कोई रास्ता न था। ससुर जी ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा कि इस चीज़ के जिम्मेदार इस परिवार में रहने वाला हर सदस्य है। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी पत्नी जी को बोला कि घर में रहते हुए भी वे इस बात को ना समझ सकीं कि घर में किसके मन में क्लेश पनप रहा है। खुशी जब से इस घर में आई, उसने इस घर को अपना घर समझकर अपना लिया था। ये बात तुम्हारी लाडली बड़ी बहू से बर्दाश्त नहीं हो रही थी और जब भी खुशी खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाती, वह इसमें चुपचाप से नमक मिर्च मिला जाती, जिससे खुशी की बेइज्जती हो, सब उसको बुरा भला कहें और यह साफ की साफ ही भी बनी रहे, इन्हें आराम भी मिले, कुछ करना भी ना पड़े और इनको तारीफ़ों के पुल भी बनते रहें। सही कह रहा हूँ ना मैं? ससुर जी ने जेठानी जी को घूरते हुए कहा। खुद से तो इसे कुछ हो नहीं पाता, इन्हें किटी पार्टी से ही फुर्सत कहाँ थी। पर तुम इनकी माँ थी, तुम्हें ध्यान रखना था कि इस घर में क्या हो रहा है। दरअसल जिस दिन मैं बीमार हुआ था और घर पर रुका था, मैं बाहर लॉन में जा रहा था, तभी मेरी नज़र बड़ी बहू पर पड़ी, जो नमक की शीशी लेकर खाने में उड़ेल रही थी। बस सारा मामला समझने के लिए इतनी ही एक झलक काफ़ी थी मेरे लिए। उसके बाद मैं तुम्हारी बड़ी बहू पर नज़र रखने के लिए अपनी तबीयत ख़राब का ड्रामा किया। तबीयत तो मेरी उसी दिन ठीक हो गई थी, पर इनकी सच्चाई सामने लाने के लिए मुझे अपने कमरे में रहना पड़ा और मैं वहीं से इनको कैप्चर कर रहा था। खुशी बेटा, खाने का स्वाद नमक मिर्च से नहीं, प्यार से आता है। तुम जिस प्यार मोहब्बत से हम सबके लिए खाना बनाती और परोसती थी, हम तो वह नमक मिर्च वाला खाना भी खा लेते। तारीफ़ की बात तो तुम्हारी ये थी कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुमने किसी से, यहाँ तक कि अपने पति से भी कोई शिकायत नहीं की। और बरखुरदार अरमान साहब, ये भी आपका फ़र्ज़ है कि आप अपनी पत्नी की हर छोटी बड़ी परेशानी का ख्याल रखें। और मैं आज इस फैसले पर पहुंचा हूँ, आज नहीं तो कल मैं और तुम्हारी माँ हमेशा तो ज़िंदा नहीं रहेंगे ना, इसलिए आज इस घर का बंटवारा किए दे रहा हूँ।
आज तो बड़ी बहू ने खाने में नमक मिलाया है, क्या पता चले हमें जहर ही दे डाले। इतना कहते हुए शाह करीम साहब ने घर के पेपर्स मंगवाए और एक एक फ्लैट जो उन्होंने अपने दोनों बेटों के नाम पर ले रखा था उनके नाम कर दिया और करीम विला अपने ही पास रख लिया। और साथ में बड़े बेटे रहमान और बहू को ये आदेश सुना दिया कि अब से वह अलग रहेंगे, क्योंकि करीम विला के अंदर बड़ी या छोटी किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। और साथ ही अरमान और छोटी बहू को यह आदेश दिया गया कि जब तक हम तुम्हारे सास ससुर ज़िंदा हैं तुम हमारे साथ ही रहोगे और हमारी इसी खुशी से सेवा करते रहोगे।